हम लेखन और शहरी कला जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेसोपोटामिया का हिस्सा है। दूसरा भाग लेके आ जाए हम आए हैं। पहला भाग वीडियो में हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। शहरी जीवन के बारे में बात करें तो ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। यानी कि शहरी जीवन की व्यवस्था से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया में भी एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। यानी धन दौलत का मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था में धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा किसमें केंद्रित था? तो मेसोपोटामिया में धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि किससे होती है? तो इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवाब जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि, ये सब जो बहुमूल्य चीज़ें थी वह विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? किसके बारे में? कानूनी दस्तावेज जैसे विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों में अधिक संबंधित। विवाह कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। एकल परिवार में कौन लोग रहते थे? तो एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल थे। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहार का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उनकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दया का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। अब उर नगर का अवलोकन करें तो क्या पता चलता है कि उर नगरों में से एक उर जो था उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। यानी कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले खुदाई कहाँ की गई थी? तो उर नगर में की गई थी। मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जो साधारणतया घरों की खुदाई जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में व्यवस्थित ढंग से की गई। यानी कि उर मेसोपोटामिया का पूछ देगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन बनाते हैं कि मेसोपोटामिया का कौन सा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी? तो मेसोपोटामिया का उर नगर वैसा था जिसके घरों की खुदाई 1930 के दशक में व्यवस्थित ढंग से की गई थी। उसके क्या क्या पाया गया था उर नगर की जब खुदाई की गई थी? तो उर नगर की खुदाई में टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गड्ढे संभवतः गधे पर लाद कर ले जाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक ऐसा आकार न होने का निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। यानी उर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। वहाँ की गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नलियाँ नहीं थी जैसे कि उस समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नलियाँ और मिट्टी की नलिकाएँ उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घरों के बाहर कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से भर न जाएं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का काम सारा कूड़ा कचरा बाहर कर गलियों में डालते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी, जो घरों के बारे में कई बार अकाल में थे। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई हैं। शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं, जैसे घर की दहलवी ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। यानी कि अंधविश्वास भी देखने को मिलते हैं, उर नगर में अंधविश्वास भी देखने को मिलते हैं। जैसे लिखा गया कि घर की दहलवी ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुला तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति की ओर से चिंतित होती है। यानी कि अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यात्रा का कारण बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासक तथा जन साधारण की सुविधा की समाधियाँ पाई गई थी, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। हौज क्या था? हौज जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता था जिसमें पानी और मल जाता था। अब बात करेंगे कि पशुचारण क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर जो पशुचारण क्षेत्र का था। स्टेपी का घास मैदान था और पूर्वी क्षेत्र में कुछ इलाके जो थे पशुचारण के लिए फले फूले थे। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के खूब फला फूला।
यानी कि पहले हम उर नगर के बारे में पढ़े थे, अब दूसरा नगर कौन सा है, मारी नगर है। मेसोपोटामिया में दो नगरों के बारे में जानकारी मिलती है, एक उर नगर का राजा कौन था, एनमार्कर था, और दूसरा नगर कौन था, तो मारी नगर था। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फला फूला, तो शाही मारी नगर की शाही राजधानी के रूप में 2000 ईस्वी पूर्व में खूब फला फूला था। मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। यानी मारी नगर कहाँ पे स्थित है, तो मारी नगर फरात नगर के ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। यानी उधर उस नदर न, मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार होती थी। विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि इस उत्तरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। यानी मारी के ज़्यादातर किस भाग काम में लिया जाता था, तो मारी नगर के अधिकांश लोगों को अधिकांश भाग मारी नगर का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों पर गुजर जाते थे, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती थी। गडरिये खानाबदोश थे और कई बार किसानों के गाँव पर जब हमला बोलकर उनको उनको इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। इस तरह दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं की नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास में नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हर मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। यानी कि कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में कौन लोग आ रहे थे, तो यायावर लोग आ रहे थे। किधर से आ रहे थे, पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। ठीक है, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। ये गडेरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले जाते थे। ये समूह जो था गडरिया फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली। ये खानाबदोश लोग अक्कादी, एमेराइट, असीरियाई और अर्मेनियाई जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। मारी के राजा किस समुदाय के थे, तो मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। और खानाबदोशी लोग किस समुदाय के थे, तो खानाबदोशी लोग जो थे वह अक्कादी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मेनियाई जाति के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्हें मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। यानी कि मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था, यानी कि स्टेपी क्षेत्र के देवता कौन माने जाते थे, तो स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन को माना जाता था। किसको, डैगन को। और स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर किसने बनवाया था, तो खानाबदोश लोगों ने बनवाया था। और उनका पोशाक जो वहाँ के लोग थे उनसे अलग था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों, लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी और संभवतः विभिन्न जातीय समुदायों के लोगों को परस्पर मिश्रित से ही कहा जा सभ्यता से कि वह मिश्रित हैं। किंतु मारी के राजाओं को इन यायावरों से सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ शहर केंद्र एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि मारी नगर जो है व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण कौन है, तो वो है मारी नगर। पूछ देगा क्वेश्चन की व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो मारी नगर है। दक्षिण नगरों की घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे से ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक दिन में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत देने से पहले उसमें लदे की मात्रा को एकत्रित करना होता था। तो जो पहले से आगे बढ़ने की इजाज़त देने के लिए उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। जौ एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से सबसे ऊंचे ताबे के उल्लेख मिलता है। यानी कि सबसे आने का ताबे का आने का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ताबे आने का उल्लेख मिलता है साइप्रस के द्वीप अलासिया से।
यह द्वीप उन द्वीप ताबों तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापारिक और समृद्धि दृष्टि से मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे। उनके समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर कितना अथवा अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्ण वाणी हमें गिलगिमेश कहाँ काव्य के अंत में मिलता है। यानी मेसोपोटामिया के लोगों को अपने अधिकारों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्ण वर्णन कि हमें किससे मिलता है, तो गिलगेमिस महाकाव्य से मिलता है। गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था, तो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। गिलगेमिस ने एनमर्का के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। यानी कि गिलगेमिस ने किसके बाद शासन किया था, तो गिलगेमिस ने एनकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। गिलगेमिस एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा गहरा झटका लगा जब वीर मित्र अचानक मर गया था। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हारकर गिलगेमिस अपने नगर उरुक लौटा, जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिसकी उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीन पर आकर उस महाकाव्यों की लंबी धीरतापूर्वक और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि अंत निश्चित है और उसके पुत्र जीवित रहेंगे, इस तरह आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में सांत्वना मिलती है और उसे उसकी प्यारी जाति की प्रजा। नैबोडिसस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नैबोनिडस था। नैबोनिडस ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने लगा। लेखन कला की देन। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की जरूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन उसकी गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली, यानी कि कुछ पट्टिकाएं जो मिली हैं, जो गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज की सारणियां दी गई। ऐसी पट्टिकाएं कब मिली हैं? तो 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास की मिली हैं। इनमें 2 का वर्गमूल दिया गया है। 2 का वर्गमूल दिया गया है 1 धन 24/60 प्लस 51/60 का स्क्वायर प्लस 10/63 का स्क्वायर। तो अगर इस प्रकार से हल करें तो इसका उत्तर आता है 1.41421296 होगा। तो इसका सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर इस खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन और 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो वह उसकी हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का चेतन का हिस्सा है। मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया और वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया में मिला और फिर मध्य युगीन यूरोप में पहुँचा। एक पुराकालीन पुस्तकालय। लौह युग में उत्तरी प्रदेश के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईस्वी पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यानी लौह युग में उत्तरी प्रदेश में असीरियाई लोगों ने क्या की? एक साम्राज्य की स्थापना की। असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना कब की? 720 से 610 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? लौह युग में, उत्तरी प्रदेश में। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। यानी असीरिया का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिण क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र माने थे। यानी जो असीरियाई शासक थे वो बाहर से आके बसे थे। पूछ देगा कि असीरियाई शासक कहाँ से आए थे? बाहर से आके ये लोग बसे थे। वो ये लोग दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। ठीक है, यानी कि असीरियाई किधर आए थे? असीरियाई लोग आए थे उत्तर तरफ में, और दक्षिण में जो बेबीलोन के थे, बेबीलोनिया को, इनको उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। कौन? असीरियाई लोग। असीरियाई लोग का आखिरी शासक राजा कौन था? अशुरबनीपाल था। अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। असीरिया शासक का अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा अशुरबनीपाल था। अशुरबनीपाल ने कितने समय तक शासन किया? 668 से लेकर 627 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उसने उत्तर में स्थित अपनी एक राजधानी निनवे नाम से अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। उसने इस पुस्तकालय में इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा।
उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालय में पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था, जहाँ उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकल तैयार करनी होती थी। बेबीलोन में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि 1800 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषा, सुमेरी और अक्कादी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईस्वी पूर्व से भी 2000 ईस्वी पूर्व तक पुरानी किलाक्षर अक्षरों में लिखी पट्टिकाएँ पढ़ी और समझी जा सकती थी। और अशुरबनिपाल ने आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को यहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनिपाल का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें कहता है कि मैं अशुरबनिपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवता ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जाँच की है और उन्हें संग्रहित किया है। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रखता हूँ। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अशुरबनिपाल क्या कहता है कि मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर में, यानी कि अशुरबनिपाल का इष्ट देव के मंदिर का नाम क्या था, तो इष्ट देव नाबू का मंदिर था। ठीक है, यानी कि इष्ट देव कौन थे, नाबू थे। किसके इष्ट देव नाबू थे, तो अशुरबनिपाल के थे। उन्होंने नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में रखा था, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपनी शाही सिंहासन की नींव को मजबूत रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी, जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ थे, तो 1000 मूल थे और पट्टिकाओं की लगभग संख्या कितनी थी, तो 30,000 थी। उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत कब हुई थी, तो उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में हुई। दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना का टाइम कब था, तो 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर बनना शुरुआत हुए। मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत कब हुई थी, तो 3200 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई थी। उरुक एक विशाल नगर के रूप में विकास और कांसे के औजार के इस्तेमाल में बढ़ोतरी कब हुई, 3000 ईस्वी पूर्व में। आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा का नाम शामिल है, 2700 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। किलाकार लिपि का विकास 2600 ईस्वी पूर्व। सुमेरियन के स्थान पर अक्कादी भाषा का प्रयोग 2400 ईस्वी पूर्व। सारगोन अक्कद सम्राट 2370 ईस्वी पूर्व। सीरिया, तुर्की और मिस्र तक किलाक्षर लिपि का प्रकाश। महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव 2000 ईस्वी पूर्व। गणितीय मूल पाठों की रचना। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही, 1800 ईस्वी पूर्व। असीरियाई राज्य की